वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक टैक्स नोटिस जो है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है हम अपील्स को देख रहे हैं और लास्ट जो 2 वीडियोस हैं उनमें हमने अपील के कवर लेटर बनाने देखे हैं। मैंने आपको बताया था कि जब आप अपील का फॉर्मेट बनाते हैं, अपील को फाइल करते हैं इनकम टैक्स की अपील को, तो आपने 2 जगह पे फाइल करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। एक तो अपील ऑफिस में और दूसरा आपने उस जगह पे भी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं जिस कमिश्नर ने आपको असेसमेंट ऑर्डर इशू किया होगा। उस कमिश्नर को भी हम एक दफ़ा ये बता देते हैं कि आपने जो भी असेसमेंट ऑर्डर इशू किया था उसके अगेंस्ट हम अपील में जा रहे हैं, तो इसलिए हमारे अगेंस्ट किसी किस्म का फर्दर नोटिस या लीगल कार्रवाई जो है, किसी भी किस्म की जो कार्रवाई है वो शुरू ना की जाए तब तक जब तक हमारा अपील का डिसीजन नहीं आता। तो मैंने आपको बताया था कि हम अपील रेडी करना सीखेंगे। तो अपील को रेडी करने के लिए सबसे पहले हम इस कंपनी को देख लेते हैं, इसको जो शोकस नोटिस इशू हुआ है। ठीक है, अब ये केस कौन सा था, किस तरह का ये केस था, क्या चीज़ें थी, हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी पहली अपील है तो हम इसी केस को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की हैं जो कि यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, वो आप उनको देख लें। जब आप तरतीब से ये सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको हर चीज़ की समझ आएगी और आपकी ये जो टॉपिक है अपील का हम कर रहे हैं कंटिन्यू, इसमें हमारी एफपीआर की अपील्स भी होंगी, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की अपील, ट्रिब्यूनल की अपील और साथ साथ जो हमारे टैक्स नोटिस जो भी होते हैं उनके रिप्लाई कैसे रेडी करने हैं वो भी हम देखेंगे। तो आज एक ये टैक्स नोटिस है, इसको हम देखेंगे, रीड करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, इसी की बेस पे कौन सा रिप्लाई बन सकता था। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको टैक्स नोटिस, किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स नोटिस आता है तो वो डायरेक्ट हम अपील में नहीं जाते। सबसे पहले हम उस टैक्स की रिप्लाई सबमिट करवाते हैं जिस टैक्स ऑफिसर ने वो या कमिश्नर ने टैक्स पेयर को वो नोटिस इशू किया होता है, उसकी हम सबसे पहले रिप्लाई सबमिट करवाते हैं उसी कमिश्नर को और साथ कोई एविडेंस वगैरह भी देते हैं। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स में हम सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस हमारे पास मौजूद होते हैं वो हम सबमिट करवाते हैं। अगर तो कमिश्नर उन चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो टैक्स नोटिस आपका उधर ही ख़त्म हो जाएगा। अगर कमिश्नर जो है उन चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होता या आपके एविडेंस प्रॉपर नहीं है या आपका रिप्लाई प्रॉपर नहीं है या आपने जिस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भेजा हुआ है वो केस डील करने के लिए वो प्रॉपर केस को डील नहीं करता, अगर आप खुद गए हैं आपसे प्रॉपर वो केस डील नहीं हुआ, तो उसके बाद जो है फिर आपके नेक्स्ट जो नोटिस होते हैं, असेसमेंट ऑर्डर होते हैं, वो आ जाते हैं। फिर अपील्स की तरफ जाना पड़ता है जब आपकी अगेंस्ट जो है डिमांड नोटिस इशू हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला जो ऑर्डर है 161 का, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट जितनी भी अपीलें आएंगी उनके ऊपर जितनी भी वीडियोस आएंगी, डिफरेंट तरह के नोटिस होंगे, डिफरेंट तरह के केसेस होंगे, वो हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले हम ये वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। अच्छा, ये है 161(1)(a) नोटिस टू पे टैक्स नॉट डिडक्टेड कलेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले कंपनी का नेम था, उसका रजिस्ट्रेशन नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर ये मैंने हाइड किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद ये साइड पे टैक्स ईयर 2016 का ये टैक्स नोटिस है, उस ईयर का ये केस उनका ओपन हुआ है। अब ये नहीं है कि ये 2000 टैक्स ईयर 2016 लिखा हुआ है तो ये इतना पुराना नोटिस होगा, ऐसा नहीं है। अभी जो करंट ईयर चल रहा होगा उसमें भी आपके प्रीवियस ईयर के नोटिस आ सकते हैं। आपको पता है कि 6 साल तक वो नोटिस जो है प्रीवियस किसी भी ईयर के वो इशू कर सकते हैं, या इससे भी पुराने जो होते हैं वो भी इशू कर सकते हैं। वो उनके ऊपर जो है ना डिफरेंट क्राइटेरियाज जो होते हैं वो उनके मुताबिक वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये पुरानी डेटें हैं, आप इनको ध्यान में ना रखें, ये किसी भी डेट के आपको इशू हो सकते हैं, किसी भी ईयर के हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाते हैं इसकी केस की तरफ। ये सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नेम ही लिखा हुआ था जो मैंने हाइड किया हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। मैंने आपको बताया था कि हम जब अपील में जाएंगे तो डिफरेंट तरह के केसेस होंगे, उसमें ये है कि प्राइवेट कंपनीज़ के भी होंगे, एसएमसी कंपनीज़ के भी होंगे, इंडिविजुअल के भी होंगे और उसके अलावा पार्टनरशिप के भी होंगे। ठीक है, तो ये एनटीएन लिखा हुआ था वो भी मैंने हाइड किया हुआ सब्जेक्ट है। उसके बाद शो कास्ट नोटिस अंडर सेक्शन 161(2)(05) of the Income Tax Ordinance 2001 for tax year
2016। ठीक है, ये टैक्स ईयर 2016 का टैक्स नोटिस था, ये उसके सेक्शंस हैं। अभी ये जो सेक्शंस हैं ये जब आप रीड करेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी ये सेक्शंस क्या हैं। हम एक एक सेक्शन को जाके रीड नहीं करेंगे, उससे ये है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा और वीडियोस भी काफ़ी लेंथी हो जाएंगी। तो ये जो रीड करने वाली चीज़ें हैं ये आप खुद करेंगे। बाकी प्रैक्टिकल जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी तो बंदा समझ लेता है तो, लेकिन मेन मसला आता है प्रैक्टिस का, क्योंकि आपने जब भी काम करना है तो वो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको आती होंगी तभी आप वो काम कर सकेंगे। तो इसलिए हमारा ज़्यादा फोकस जो होगा वो प्रैक्टिकल पे होगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है लिखा हुआ है यहाँ पे, यू आर विद होल्डिंग एजेंट विद द प्रोविजंस ऑफ डिवीजन 2 डिवीजन 3 पार्ट बी ऑफ चैप्टर एक्स है अंडर चैप्टर 12 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। Hereinafter referred to as ordinance, therefore you were responsible for collecting and डिडक्टिंग टैक्सेस अंडर डिवीजन 2, ये उसके चीज़ें चैप्टर्स वगैरह लिखे हुए हैं ऑफ द ऑर्डिनेंस एंड फॉर फर्निशिंग और ई फाइलिंग मंथली स्टेटमेंट बाई द 15 डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ टू विच विद होल्डिंग टैक्स पर्टेन्स। अब यहाँ पे जो है ना वो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो ये है कि वो कह रहे हैं कि आप एक विद होल्डिंग एजेंट के तौर पर रजिस्टर हुए थे। ठीक है, जो भी क्राइटेरिया होगा विद होल्डिंग एजेंट का वो आप देख लेंगे, आप वहाँ से रीड कर लें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो कह रहा है कि जब आप एज ए विद होल्डिंग एजेंट रजिस्टर थे, ठीक है, तो आपकी जो ज़िम्मेदारी बनती थी कि जिन चीज़ों के ऊपर टैक्स डिडक्ट होना था वो जिन पेमेंट्स के ऊपर या जिन हेड्स के ऊपर डिडक्ट करना था आपने वो करके और सबमिट भी करवाना था। ठीक है, मंथली जो स्टेटमेंट्स होती हैं विद होल्डिंग की वो आपने फाइल करनी थी, उनके ज़रिए आपने वो टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट करवाना था। ठीक है, ये मेन पर्पज़ है उनका करवाने का। तो अगर नहीं करवाया होगा टैक्स पेयर ने तो इसी वजह से उनको ये नोटिस इशू हुआ है। या सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि फ़र्ज़ कर लें कि टैक्सेशन ऑफिसर कह रहा है या गवर्नमेंट कह रही है कि आपने 10 सेक्शंस 10 हेड्स या 10 तरह की पेमेंट डिफरेंट तरह की पेमेंट्स थी जिनके ऊपर आपने टैक्स सबमिट करवाना था, लेकिन जो टैक्स पेयर है वो 2-3 के अगेंस्ट पे कर रहा है, या अगर 10 के 10 के अगेंस्ट पे कर रहा है तो वो डिफरेंस आ रहा है उसमें। गवर्नमेंट कह रही है 500 का करवाना था, टैक्स पेयर 250 या 300 का करवा रहा है, 400 का करवा रहा है। तो इस तरह डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकती है टैक्स नोटिस इशू होने की, वो आपकी टैक्स नोटिस जो भी होगा उसमें वो चीज़ें उसने बताई होंगी। उसके बाद अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 160 रीड विद रूल 43 ऑफ द इनकम टैक्स रूल 2002, द टैक्सेस सो डिडक्टेड आर कलेक्टेड वर required to be paid within 7 days of the end of the week in which these are deducted। अब ये जो लिखा हुआ है कि आपने जो टैक्स डिडक्ट किया वो 7 डेज़ के अंदर पे करना था, जो भी चीज़ें हैं ये क्राइटेरिया जो है ये डिफरेंट चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अभी 7 डे का लिखा है, मे बी फ्यूचर में ये चीज़ें चेंज हो जाएँ, 10 डेज़ आ जाए, 15 डेज़ आ जाए, 1 मंथ आ जाए, 5 डेज़ आ जाए। तो ये फ्यूचर में जैसे ऑर्डिनेंस अपडेट होंगे, टैक्स एक्ट जैसे भी हैं जो इनके होते हैं, नोटिसेस वगैरह आते रहते हैं, चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो वो ये साथ साथ इन चीज़ों का पता भी होना आपको चाहिए। फिर वो कह रहे हैं स्क्रूटनी ऑफ मंथली विद होल्डिंग स्टेटमेंट सबमिटेड अंडर सेक्शन 165 शोज दैट द सेड स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल विद योर इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द सेड ईयर। वो कह रहे हैं कि टैक्स पेयर ने जो मंथली स्टेटमेंट्स थी ना विद होल्डिंग की, जो उसने अंडर सेक्शन 161 के अंडर सबमिट की थी, वो उसकी इनकम टैक्स रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उस साल की उनके साथ मैच नहीं कर रही। उसमें मतलब कि किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसीज आ रही होंगी, फ़र्क आ रहा होगा किसी किस्म का। इन दिस रिस्पेक्ट यू were also required to submit reconciliations under rule 44 वाइड नोटिस ये आगे दिया हुआ है, बट नो कंप्लाइंस वाज मेड टिल डेट। तो उसके बाद कह रहे हैं टैक्सेशन ऑफिसर के हमने आपको कहा था कि आपने रूल अंडर 44 के जो है ये नोटिस भी आपको एक इशू किया था, उसके अगेंस्ट आपने जो है ना ये सारी रिकन्सिलेशन प्रोवाइड करनी थी कि जो भी फ़र्क वगैरह आ रहा था, लेकिन वो टैक्स पेयर ने उसकी प्रॉपर कंप्लाइंस नहीं की या की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं की। तो उसके बाद वो चीज़ें उन्होंने नीचे मेंशन की हैं कि किन किन चीज़ों में फ़र्क आ रहा था, क्या क्या टैक्स उसके ऊपर बन रहे थे, वो उन्होंने फिर अपनी तरफ से लगा दिए हैं। ठीक है, फर्ज कर लें वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो कह रहा है पर्सनल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड अकाउंट्स रिवील दैट यू हैव मेड फॉलोइंग पेमेंट्स विच अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ द विद होल्डिंग टैक्सेस। वो कह रहा है कि टैक्स पेयर जो है उसकी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिटेड अकाउंट जो उसने अपनी रिटर्न के साथ अटैच किए होंगे या वैसे उन्होंने जो रिटर्न के अंदर चीज़ें फाइल की हैं, वो कह रहे हैं हमने उन चीज़ों को देखा है। ये वाली जो पेमेंट्स है, ये पेमेंट सेक्शन लिखा हुआ है, उनको कह रहे हैं कि ये जो पेमेंट्स लिखी हुई है ना
इन आपने ये पेमेंट्स किए हैं, इनके ऊपर जो टैक्स बनता था वो आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। वो ये उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें लिख के भेजी हुई हैं टैक्स पेयर को। वो कह रहा है कि हेड्स जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जब आप बिजनेस रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल की भी जब आप बिजनेस रिटर्न फाइल करते हैं या कंपनीज की करते हैं, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं रिटर्न में, ठीक है। तो उसमें वो सब हेड जो हैं वो रेंट का है, सैलरी का, ट्रैवलिंग का है, कम्युनिकेशन, रिपेयर, स्टेशनरी, प्रोफेशनल चार्जेस, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो कह रहा है कि ये हेड हैं, ये इतनी इतनी अमाउंट आपने लिखी हुई है, उसके ऊपर उन्होंने ये टैक्स रेट लगाए हुए हैं। वो टैक्सेशन ऑफिसर कह रहा है कि उनके अगेंस्ट इतना इतना टैक्स बनता है, ठीक है, इस रेट के मुताबिक इतना इतना ये टैक्स हर अमाउंट के ऊपर बन रहा है। तो ये टोटल टैक्स जो है ना इतना बन रहा है, ये आप सबमिट करवा देंगे, नीचे उन्होंने अमाउंट लिख दी। अब समटाइम्स ये भी होता है कि फ़र्ज़ कर लो कि ये वाली जो अमाउंट है, ये टैक्स रेट उन्होंने सही लगाए हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये टैक्स रेट जो हैं पता ही नहीं चल रहा होता टैक्स पेयर को कि ये उन्होंने रेट कहाँ से लगा दिए, ठीक है। या समटाइम ये पेमेंट्स जो टैक्सेशन ऑफिसर ने यहाँ पे लिखी होती है वो आपकी रिटर्न में मौजूद ही नहीं होती, या अगर मौजूद है तो उसमें डिफरेंस होता है, इस तरह भी हो जाता है, ठीक है। अभी इन्होंने टैक्स रेट के जो भी लगा के दे दिए हैं उनके मुताबिक आगे टैक्स रेट भी, टैक्स अमाउंट भी कैलकुलेट कर दी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स पेयर ने ये टोटल की टोटल अमाउंट जाके सबमिट करवा देनी है, ऐसा नहीं है। अब आप ये बताएं उस टैक्सेशन ऑफिसर को इसका प्रॉपर ये जो नोटिस आया है ये वाला 161(1)(a) का, इसका प्रॉपर रिप्लाई रेडी करें। रिप्लाई के अंदर आप ये बताएं कि आपकी रेंट की अमाउंट इतनी है, हाँ जी आपने इतनी अपने अकाउंट्स में या रिटर्न में लिखी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर इतना टैक्स बनता था वो हमने सबमिट करवा दिया है। रिप्लाई उसका लिखें, इस हेड को लिखें, उसका रिप्लाई लिखें, साथ इस चीज़ का जितना भी आपने टैक्स जमा करवाया था उसका एविडेंस दें। फ़र्ज़ कर लो कि वो कह रहे हैं कि 15% के ऊपर आपने इस अमाउंट के ऊपर 15% टैक्स रेट लगेगा और इतनी अमाउंट है, तो मे बी एक्चुअल में ऐसी चीज़ें ना हो। आप उनको बताएं कि ये इतनी अमाउंट थी, उसके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट जो है ना 15 नहीं लगता था, 7 लगता था, 10 लगता था, 12 लगता था, जो भी लगता था एक्चुअल में, ठीक है, जो सही था वो आप बताएं उनको कि इतना रेट लगता था, इतना टैक्स लगता था, ये उसका हमने एविडेंस प्रोवाइड किया हुआ, ये उसकी एविडेंस है, ये हमने सबमिट करवाया। अगर इतनी अमाउंट थी, इतना ही रेट लगता था, तो उनको बताएं कि इतना ही अमाउंट है, ये हमने डिक्लेयर किया, 15% ही लगता था रेट और ये उसकी इतनी अमाउंट बनती थी, ये उसका एविडेंस है, हमने सबमिट करवाया। इस तरह हर जितने भी ये हेड लिखे हुए हैं सभी के आप इस तरह रिप्लाई बनाएंगे साथ साथ और उनके एविडेंस अटैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। टोटल डिफ़ॉल्ट अंडर सेक्शन 161, वो कह रहे हैं कि इतनी अमाउंट टैक्स की बनती थी। उसके बाद नीचे वो कह रहा है यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू प्लीज मेक कंप्लायंस ऑफ दिस नोटिस। ये नोटिस इशू जो हुआ है वो कह रहा है कि इसकी कंप्लायंस करें और इसका प्रॉपर रिप्लाई दें, और या फिर इसका जो है ना ये अमाउंट वगैरह जितनी भी बनती है टैक्स की वो सबमिट करवा दें। अदरवाइज इट वुड बी प्रिज्यूम दैट यू हैव डेलिबरेटली नॉट डिडक्टेड कलेक्टेड टैक्स ऑन द डिफरेंट अमाउंट्स अपीयरिंग इन द कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ, ये आगे लिखा हुआ है, प्रॉपर चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। वो कह रहा है कि अगर आप इसका प्रॉपर रिप्लाई वगैरह नहीं देते या इसकी कंप्लायंस वगैरह नहीं करते तो हम यही समझेंगे आपने इन अमाउंट्स के ऊपर टैक्स डिडक्ट किया ही नहीं है। तो फिर जो भी हमने रेट जो अप्लाई किए हुए हैं, जो सजेशंस हमने दी हुई हैं, ये कैलकुलेशन हमने की है, उसके मुताबिक जितना भी टैक्स बनता है वो चुप करके सबमिट करवा दें। फिर उसके बाद कह रहा है यू विल be held as taxpayer in default for violation of the withholding provision, and tax will be charged in terms of section 161 of the income tax ordinance by applying the rates as प्रेस्क्राइब्ड अंडर द लॉ एंड द डिस्कस अबाउ। वही चीज़ें वो कह रहा है कि अगर आप प्रॉपर इसकी चीज़ें हमें प्रोवाइड नहीं करेंगे, एविडेंस नहीं करेंगे, तो ये जितने भी टैक्स रेट और कैलकुलेशन हमने की है ये वाली, इसके मुताबिक ये इतना टैक्स जो है ना ये वाला ये आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो कह रहा है इन एडिशन टू अबाउट डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अंडर सेक्शन 205 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस विल आल्सो बी चार्ज एज पर लॉ। वो कह रहा है कि इसके अलावा डिफ़ॉल्ट सरचार्ज वगैरह जो भी होंगे वो भी फिर आपको देने पड़ेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू शो यूर कॉज विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज टू वाई डिफ़ॉल्ट टैक्स मे नॉट बी रिकवर्ड फ्राम यू अंडर सेक्शन 161 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अलॉन्ग विद डिफ़ॉल्ट सरचार्ज अंडर सेक्शन 205 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये चीज़ें आगे उसने लिखी हैं, प्लीज़
note that in case of non-compliance or inappropriate reply, proceeding will be finalized as per information available on record। वही वो चीज़ें कह रहा है कि अगर आप प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते, एविडेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं करें, आपका केस प्रॉपर नहीं आएगा, हमारे पास सारी चीज़ें नहीं आएंगी, तो फिर जो भी हम सजेस्ट करेंगे, जो कैलकुलेशन हम करेंगे, उसके मुताबिक आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज वगैरह भी लग सकता है, और फिर लेट फाइलिंग की जो भी होगी पेनल्टियाँ वगैरह वो भी चीज़ें लग सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज जो है उस पर कुछ भी नहीं है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जब हम कवर लेटर तैयार कर रहे थे एफबीआर की अपील का, वहाँ पे हमने दो तरह के कवर लेटर रेडी किए थे, एक अपील ऑफिस के लिए और एक कमिश्नर जिसने ये असेसमेंट ऑर्डर इशू किया था। मैंने आपको वहाँ पे बताया था ना कि हम बिलाल ज़िया लिखा हुआ था, और मैं आपको बता रहा था कि ये आपने एड्रेस सारी चीज़ें कहाँ से लेनी है। ये देखें, ये शो कास्ट नोटिस इशू हुआ है ना, उसके नीचे प्रॉपर लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ से आपने कॉपी करनी होती हैं और रिप्लाई में सबसे पहले ऊपर मेंशन करनी होती हैं। जब नेक्स्ट हम कोई भी रिप्लाई वगैरह भी रेडी करेंगे, तब भी आपने यहाँ से ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन लेनी होती है कि ये किस कमिश्नर ने ये चीज़ें आपको इशू की हैं, उसका यूनिट कौन सा है, रेंज कौन सा है, जोन कौन सा है, हर चीज़ आपको यहाँ से नीचे एंड पे मिल जाएगी। तो ये था टैक्स नोटिस। ये हमने फर्स्ट टैक्स नोटिस जो है रीड किया हुआ है। अब सारी चीज़ें आपके सामने हैं, मैंने आपको चीज़ें ये बताते भी हैं कि टैक्स नोटिस में जो फर्स्ट ये जो हम अपील तैयार कर रहे हैं ना, ये जो कंपनी का नेम था, ठीक है, जो भी है वो मैंने हाइड किया हुआ है। ये फर्स्ट अपील जो तैयार कर रहे हैं, ये मैं आपको स्टार्ट से लेके जा रहा हूँ कि अपील में हम जाते कैसे हैं, शुरू से ये कहानी स्टार्ट कैसे होती है। सबसे पहले जो है ना, आपको इस तरह का एक नोटिस आता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम डायरेक्ट जो है इसके असेसमेंट आर्डर की तरफ या अगले जो इसका टैक्स नोटिस होगा उसकी तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। हम पहले इसका रिप्लाई बनाना सीखते हैं कि अपील जो है वो बाद की चीज़ है, ठीक है। अपील में हम बाद की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम इसका रिप्लाई बनाना सीखेंगे कि अगर इस तरह का नोटिस आ जाता है तो इसका रिप्लाई क्या होगा, किस तरह इस तरह का रिप्लाई बनाएंगे, इसके साथ चीज़ें क्या क्या चीज़ें अटैच होनी है, वो एक हम रिप्लाई बनाना सीखेंगे। ताकि लाजमी नहीं है कि आपको कोई भी टैक्स नोटिस आ जाता है तो आपने वो चीज़ें अपील की तरफ ही लेके जानी है। कोशिश करनी है कि टैक्स नोटिस अगर आपको आ जाता है तो वो आप कोशिश करें कि इधर ही ख़त्म हो जाए, एफपीआर में अपील की तरफ आपको जाना ना पड़े। क्योंकि जैसे जैसे आपका केस लेंथी होता जाएगा, अगले अगले डिपार्टमेंट में जाता जाएगा, तो वो आपके लिए भी परेशानी बनेगी। अगर आप एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं तो फिर आपके जो क्लाइंट होगा उसके लिए भी परेशानी बनेगी। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है, अगर किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स नोटिस आ जाता है तो आपने कोशिश करनी है कि वो आप एफपीआर में ही ख़त्म करवाएं। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इसका रिप्लाई प्रॉपर रेडी करना सीखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका रिप्लाई रेडी होता है। हम कंप्लीट एक ड्राफ्ट इसका रेडी करेंगे, और साथ कौन कौन सी चीज़ें अटैच हो सकती हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी की ये वीडियो यहीं पे मुकम्मल होती है। तो आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है दूसरों के साथ, और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।